प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कार्यक्रम देखने के बाद प्रत्येक दिन के कमेंट में जरूर ही अपना कोई सवाल लिख दिया करिए। आप जो प्रतिदिन महसूस करते हो, जो सवाल दिमाग में बनते हो, उसका उत्तर आपको इस कार्यक्रम में मिल सकता है। जरूर ही लिखें और रविवार का कार्यक्रम अवश्य देख लिया करिए। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम मौली है। ये हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मनुस्मृति की बात की तीसरी बात क्या है? सकल वेदार्थादि मननात् मनु, जो सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन करके पारंगत हो चुका है और उसका मनन कर चुका है, वही मनु है। यही मनु मनवंतर के अधिपति हैं और साथ ही साथ ये भगवान ब्रह्मा के पहले पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा के पहले पुत्र कौन? भगवान ब्रह्मा के पहले पुत्र बने मनु। और ये साक्षात भगवान ही थे, जो श्री संपन्न थे, शास्त्र संपन्न थे, ज्ञान संपन्न थे, ऐश्वर्य संपन्न थे, धर्म संपन्न थे और नियम से संपन्न थे। आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूं। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि मनुस्मृति को लोगों ने जला दिया था, इसलिए कि इसके बताए मूलभूत सिद्धांतों को वो अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते थे और पश्चिमी सभ्यता से अपने आप को पीट पीट करके चपटा बना देना चाहते थे, जहां शरीर के कोई संरचना का कोई भाव ही ना रहे। अगर व्यक्ति का शरीर बिल्कुल चपटा हो जाए तो कुछ उसमें पता चलेगा? ये जो देहवादी लोग हैं, जो भारतीय फिल्म के लोग हैं, जो बाहर से आकर के पता नहीं आपको बदल देना चाहते हैं, वो आपको पीट पीट करके चपटा बना देना चाहते हैं, आपकी सुंदरता को खोखला कर देना चाहते हैं। इनके चक्कर में ना पड़िएगा। हाँ, ये बड़े बड़े कातिल हैं, बड़े कातिल हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये मकर लग्न की कुंडली, रात्रि बलि, और ये ऐसी भूमि तत्व की राशि है जो इस लग्न से आने वाले लोग होते हैं वो वस्तुतः बड़े व्यवहारिक होते हैं और कई बार ये किसी को भी गलत और गंदी सलाह नहीं देते, थोड़े स्वार्थी भी होते हैं। कुछ कुछ मामलों में इन्हें स्वार्थ से युक्त होने के कारण इन्हें स्वार्थी भी कह दिया जाता है। ये कई बार अपने आप को सामने रख करके सोचते हैं, हालांकि ये कभी भी किसी से बेवजह की चीजों में पचड़े में नहीं पड़ते। अपने नहीं पढ़ने के कारण कई बार इन्हें अब स्वार्थी कह दिया जा सकता है या कई बार कह दिया जाता है समाज के द्वारा, पर वस्तुतः ये परोपकारी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान तो नहीं होता, पर जितना भी आता है ये व्यवहारिक ही होते हैं। अपने आप में मशगूल रहना, पर ऐसा नहीं है कि जैसे मिथुन लग्न के बारे में मैंने बात कही थी कि वो अपने आप में ही केंद्रित होते हैं। मकर लग्न वाले ऐसे नहीं होते, वो सामाजिक भी होते हैं। समाज के निचले वर्ग को वो समझना चाहते हैं और उनकी मंशा हमेशा ही लोगों की सहायता के लिए होती है, ऐसा। और ये धीरे धीरे विकास के प्रक्रम और श्रेणी पे चढ़ने में भरोसा इनका ज्यादा होता है। अब आपको कुंडली कैसे देखनी है? आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति, मकर लग्न के अधिपति बनते हैं शनि। ये जा करके कहां बैठे? भाग्य भाव में, भाग्येश के साथ शुक्र मालव्य योग, और यहां मंगल नीच के, जिनका नीच भंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि गुरु केंद्र में बैठे थे, पर ये गुरु 13 डिग्री के वक्री हैं। इस वजह से कभी कभी ये कुछ कुछ सुखों में कमजोरी भी देंगे। हालांकि एक बात है कि व्यक्ति को कुछ न कुछ हद तक, बहुत हद तक आगे बढ़ करके नौकरी मिल जाएगी। भाग्य भाव में सूर्य का बैठना और चंद्रमा का धन भाव में बैठना, ये दोनों ही स्थितियां कुंडली में, जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो व्यक्ति को खुद के रोजगार के लिए प्रेषित करेगी और जो सूर्य की स्थिति है वो व्यक्ति को रिसर्च के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ले जाने के लिए प्रेषित करेगी। लग्नेश के साथ अष्टम भाव के अधिपति के एक साथ बैठ जाने से व्यक्ति का जो विचार होगा, व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति होगी, वो बड़ी दिव्य होगी और अनुपम आकृति को धारण करने वाली भी होती है। भाग्य भाव के अधिपति बुध का भाग्य भाव में बैठना
और शनि का उच्चाभिलाषी होना, शुक्र का दशम स्थान में स्वग्रही होकर के मालव्य योग बनाना, नीच के मंगल का यहां बैठना थोड़ा कमजोर, पर शुक्र इस भाव में जब अकेले बैठे हों तो व्यक्ति को कई बार व्यापारिक दृष्टिकोण का बनाते हैं। साथ ही साथ अब यहां पे अगर अकेले शुक्र बैठेंगे तो ये कहेंगे कि बाबू अनुभव से युक्त हो, पर फिर भी तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपने करियर को लेकर के आप कभी भी ऐसे कंफ्यूजन वाले स्टेट में नहीं रह सकते, और यह स्थिति कई बार आपको बेवजह की चिंताओं में भी डाल सकती है, क्योंकि आप कई बार अपने आप को मशगूल कर लेते हैं, भोगीपन की स्थिति में ले जाने के लिए मशगूल हो जाते हैं या मशगूल हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु और शुक्र का एक दूसरे को देखना, गुरु इस कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति और शुक्र दशम स्थान के अधिपति, इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में शुक्र उपस्थित होते हैं। मेरी तरफ देखिए, इस कुंडली के लिए मकर लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में शुक्र उपस्थित होते हैं, और योग कारक ग्रह जब सर्वाधिक शुभ ग्रह यानी कि गुरु से दृष्ट हो, हालांकि वो इस कुंडली के लिए मैंने बात बताई थी कि मकर लग्न की कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होने के कारण गुरु अच्छे नहीं होते, पर वस्तुतः जब जन्म कुंडली मकर लग्न की हो तो 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होने के कारण गुरु ऐसे नहीं है कि वो कमजोर परिणाम देंगे, ऐसा नहीं है, वो परिणाम देंगे, क्योंकि वो चतुर्थ भाव में अगर अकेले नहीं बैठे होते तो 2 पॉइंट यहां पे कमजोर होगा, पर निश्चित रूप से कुछ हद तक इनकी स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि वो कम से कम पंचम भाव के अधिपति को देख रहे हैं और पंचमेश को देख रहे हैं। पंचम के अधिपति के द्वारा एक शुभग्रह उनको शुक्र देख रहा है। उसके साथ साथ इस गुरु के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका अर्थ होगा कि गुरु कम से कम बहुत हद तक आपको ऋण से, बहुत हद तक आपकी सेवा शुश्रूषा के भाव से, बहुत हद तक आपके सुखों में थोड़े बहुत विलंब के बाद आपको बेहतर परिणाम देने वाले बनेंगे। मतलब ये गुरु भी आपकी कुंडली के लिए मुझे बहुत हद तक कमजोर नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहां पे भी जो गुरु का प्रभाव है वो सप्तम भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव को वापस देख रहे हैं। मंगल यहां नीच होने के कारण थोड़े कमजोर, पर यहीं पे वापस बैठे होने के कारण बलवान भी होंगे। और यहां पे दशम भाव में सूर्य की राशि का बनना और लाभ भाव में जाकर के पंचम को देखना व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र से प्रबलता के योग और यश, कीर्ति, मान, सम्मान आदि चीजें प्राप्त हो ही जाती हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। राहु का जन्म कुंडली में पराक्रम को देख करके मेहनती बनाना, राहु का जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख करके यहां भी व्यक्ति को परिणाम दे देने वाला, और राहु की दृष्टि यहां के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। इस वजह से हमें दाम्पत्य को निश्चित रूप से विचारणीय बिंदु मानना चाहिए, और विचारणीय समझ करके काफी हद तक बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। यह कुंडली मंगलिक होगी और कमजोर मंगलिक होगी, मतलब क्योंकि राहु से दृष्ट और मंगल नीच के, इस भाव के अधिपति चंद्रमा धन भाव में, मतलब सप्तमें अपने भाव से 8वें, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे मंगल की दृष्टि जा रही है, एक पापक ग्रह ने देखा है। इस कारण से हमें दाम्पत्य पे विचार करने की आवश्यकता होगी, बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। और वैसे भी यह कुंडली बहुत अच्छी बनेगी, पर गुरु वक्री हैं, शुक्र जन्म कुंडली में मालव्य योग बना रहे हैं, जो करियर में कभी कभी कमजोरी भी देंगे। हालांकि व्यक्ति बेहतर यह होगा कि वो पद पे ही जाए, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाए, अनुभव से युक्त होकर के कोई भी क्षेत्र चुनेगा तो सफल हो जाएगा। मंगल नीच के होने से और लग्न पे उच्च की दृष्टि डाल लेने से कम व्यक्ति को साहसी और लाभ प्राप्त करने वाला बना ही दिया जाएगा, वो लाभ से युक्त रहेगा। अब यहां रोक करके मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूं, जो अत्यंत आवश्यक भी है। इनका जन्म अश्विन माह में हुआ है, जो जातक को श्रेष्ठ बनाने के लिए काफी होगा। इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, इस वजह से भी जातक कम से कम थोड़े बहुत पिता के सुख से वंचित होता है या कमजोर होता है, या पिता थोड़े स्वास्थ्य से कमजोर होते हैं, या व्यक्ति अगर उधर से ठीक रहा तो व्यक्ति स्वयं के आत्मबल से कमजोर रहे, या कई दफा वो अपने आत्मविश्वास से कमजोर होने के साथ साथ थोड़ी दूर जाकर के उसके भरण पोषण की स्थिति बनती है या थोड़ा दूर जाता है। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति खुद के काम के लिए थोड़ा आलसी होता है। शुक्ल पक्ष के जन्मे होने से व्यक्ति को बुद्धिमान, बुद्धि से युक्त, धर्म से युक्त,
चरित्र से श्रेष्ठ और शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति को सुहृद मानसिकता का कहा जा सकता है। वो कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं करेगा। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा कभी भी व्यक्ति को धन से कमजोर नहीं होने देंगे। मैंने चंद्रमा के बारे में एक सूत्र बताया था कि जन्म कुंडली के अगर शुभग्रह चंद्रमा बनते हो, शुभग्रह बनते हो और धन भाव में उनकी स्थिति बनती हो, किसी भी तरीके से वो कभी भी जातक को धनहीन नहीं बनने देते। और यही नहीं, ये चंद्रमा आपको हमेशा ही निरंतर निर्बाध गति से धन की आपूर्ति करते रहते हैं। व्यक्ति खाने में अच्छा भोजन करता है, सफल मानसिकता का होता है, श्रेष्ठ मानसिकता का होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञान संपन्न होता है और चोरी चकारी, छोटी छोटी चीजें, गलतियां नहीं करता, कभी भी झूठ आदि से मुक्त होता है और सबको पकड़ करके सबके साथ जीवन को जीने वाला होता है, कुटुंब का पोषक होता है। और इसके अतिरिक्त जो सबसे अच्छी बात है, उसका मुखड़ा बड़ा सुंदर होता है, उसकी वाणी बड़ी पवित्र होती है, उसकी भाषा शैली बड़ी ही मजबूत होती है। ये चंद्रमा धन भाव में अगर बैठे हों तो आपको कई तरीके से श्रेष्ठ बनाने के लिए काफी हो जाते हैं। यही चंद्रमा जब जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जैसे कि हैं यहाँ पे, अगर और भी गुरु से केंद्र में आ जाते, अगर यही गुरु यहां बैठ जाते तो और भी ज्यादा धन संपन्न, और भी ज्यादा श्रेष्ठता जातक को मिल सकती थी। वैसे धन भाव के चंद्रमा कभी भी निष्पक्ष होकर के जातक को परिणाम अच्छा ही देते हैं और ये होगा। आपको उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मिलता ही रहता है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो ग्रह अपना काम करता रहेगा। पूर्वा भाद्रपद वृद्धि योग, व्यक्ति आगे बढ़ता रहे। शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास राजसिक ही प्रभाव है। साथ ही साथ व्यक्ति में तामस तत्वों का प्रभाव भी देखा जाता है। तामसिक मतलब मारो, काटो, छीनो, झपटो, इधर करो, उधर करो। पर राजसिक तत्व से युक्त होने के कारण व्यक्ति खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पे काम करने वाला हो जाएगा। पर वस्तुतः जब आप सिद्धांत की बात करेंगे तो सात्विक तत्व के लोगों के पास एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जो आपको और भी ज्यादा श्रेष्ठ बना सकता है। इसका अर्थ होगा, झूठ ना बोलो, अपने काम में मतलब रखो, परमात्मा की भक्ति करो, उनका नाम जप करें, उनके दर्शन करें, बड़े गुरुजनों का आदर करें, गाय की भक्ति, गाय की सेवा, माता पिता की आराधना, माता पिता की सेवा, उनका आदर और सत्कार करना, उनका सम्मान करना और कभी भी कोई काम करने से पहले अपने धर्म को सचेत होकर के देख लेना। ये सात्विक प्रकार की प्रकृति में कभी भी आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होता है और वस्तुतः उसका हमेशा ही आपको लाभ ही मिलता है। इसका अर्थ होगा कि आपको अपने भोजन पे, आपको अपने रहन सहन के स्तर पे, आपको अपने मित्रों पे और आपके आसपास के लोग कैसे हैं, ये हमेशा ही सात्विकता के कारण हमेशा चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी कि मेरे मित्र तो गलत नहीं है, मैं गलत संगति में तो नहीं जा रहा, मुझे कोई गलत आदत तो नहीं पकड़ रही है, कहीं मैं किसी गलत चीज के चंगुल में तो नहीं फंस रहा हूं। ये सात्विक प्रभावों का ऐसा प्रभाव होता है सात्विकता का कि आपको निरंतर ये एक तरीके से चेक करती रहती है कि आपके शरीर के अंदर जो वायरस घुसने वाले हैं वो एक एंटीवायरस का काम करता है जो आपको हमेशा ही बताता है, नहीं रुको, इसका अध्ययन करो, फिर अपने अंदर बुलाओ। तो ये सात्विकता का प्रभाव रहेगा। तो आपके अंदर सात्विक तत्वों का प्रभाव बढ़ाना है जो सबसे पहले भोजन पे और नियमबद्ध होकर के जीने से आ जाता है। मकर लग्न की कुंडली, लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना, भाग्येश के साथ व्यक्ति सुखी होता है, भाग्यशाली होता है, धर्मनिष्ठ होता है, धर्मज्ञ होता है, परोपकारी होता है, विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, ज्ञानी होता है और सबसे बड़ी बात कि सुसुरसा का भाव रखने वाला, हमेशा ही दुश्मनों के लिए काल स्वरूप, काल के सदृश होकर के अपनी और लोगों की सेवा और उनके सुरक्षा का घेरा बना करके, साथ ही साथ प्रसिद्धि का योग लगा करके परोपकार में अपने जीवन को लगाना चाहता है, लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। क्योंकि ये जन्म कुंडली में यही बात होगी कि यहाँ के अधिपति अगर यहाँ नहीं बैठे होते तो मैंने जितनी भी बातें बताई हैं क्रमशः वो कम हो जाती, पर यहाँ वो नहीं होगा। धर्मनिष्ठ इसलिए क्योंकि बुद्ध वहां बैठे हैं, कर्तव्य परायण और श्रेष्ठ और नैतिकता का पालन करने वाला इसलिए क्योंकि वहां सूर्य बैठे हैं और प्रकृति व्यक्ति की कुंडली में लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में जाना व्यक्ति को विख्यात बनाएगा और भाग्यशाली, धर्म का संरक्षण रखने और करने वाला होता है। ऐसा मंगल की दृष्टि उच्च की बहुत अच्छी, शुक्र केंद्र में मालव्य योग, पर कई बार ये कर्म क्षेत्र से दिक्कत करते हैं। मैंने बात बताई थी, दशम स्थान के अकेले मंगल और दशम स्थान के अकेले शुक्र, यह स्थिति तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब दशम स्थान पे कोई भी ग्रह देख ना रहा हो।
अगर ऐसी बात होती तो ये स्थिति और भी खराब हो जाती। पर वस्तुतः इसे गुरु देख रहे हैं, जो कम से कम 12वें के अधिपति होकर के और तृतीय के अधिपति होकर के देख रहे हैं, तो व्यक्ति को अगर नौकरी नहीं मिले तो वो प्राइवेट नौकरी ना करके खुद का रोजगार स्थापित करे, तब उसको ज्यादा फायदा होगा। शुक्र से और बुध से संबंधित कोई भी व्यापार इस कुंडली में बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे शनि भी बनेंगे। इस कुंडली के लिए चित्रा तो नहीं, भरणी, हस्त, रोहिणी, पुष्य, मृगशिरा, श्रवण, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इस कुंडली के लिए अंक 8 बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए दिन शुक्रवार बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस कुंडली के लिए वृषभ राशि के लोग और कन्या राशि के साथ साथ वृश्चिक राशि के लोग भी अच्छे रहेंगे। इस कुंडली के लिए पश्चिम दिशा बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, मंगल भी ठीक होंगे, शुक्र भी ठीक हैं, और कुछ हद तक इस कुंडली में चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह बहुत अच्छे होंगे। शनि भी ठीक है, कमजोर नहीं है। इस कुंडली में कमजोर मुझे थोड़े थोड़े कभी कभी गुरु का प्रभाव थोड़ा सा कमजोर मुझे लग रहा है, और वस्तुतः वो भरणी नक्षत्र के हैं, पर शुक्र उन्हें देख ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात होगी। अब बात लग्न पे कर लेते हैं। लग्न इनकी कुंडली में बना है 17 डिग्री 14 कला का। श्रवण नक्षत्र में लग्न, और लग्न के अधिपति बने हैं शनि। नक्षत्र श्रवण का, जिसके अधिपति होते हैं चंद्रमा। नक्षत्र के अधिपति, श्रवण नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा, और नक्षत्र के चरण के अधिपति बन गए, श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति हो गए बुध। इस कुंडली में बुध स्वग्रही, बहुत अच्छी स्तुति, धनवान बनाएंगे। कुबेर से भी, कुबेर की तरह व्यक्ति संपत्ति का मालिक होता है। शनि इस कुंडली में उच्चाभिलाषी, ये भी ठीक है। चंद्रमा इस कुंडली में कुंभ राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके ऊपर वर्तमान में अब 7.5 का प्रभाव चलेगा। मंगल से दृष्ट है, राहु से केंद्र में, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, एक पापग्रह मंगल ने देखा है। चंद्रमा की दशा इस कुंडली में कमजोर जा सकती है। बुध की दशा भी इस कुंडली में सामान्यतया ठीक जाएगी। शनि की दशा भी जन्म कुंडली में सामान्य जाएगी, और शनि की दशा जातक को कई तरीके से भौतिकीय लाभ देने वाली, व्यक्तित्व में विकास देने वाली, श्रेष्ठतम कृत्य को करवाने वाली, भाग्य का लाभ देने वाली, और कई तरीके से अच्छा काम कराने वाली हो सकती है, जिसको कि आप कितनी बार भी कहें कम ही होगा। बुध भी ठीक जाएंगे, शनि भी ठीक जाएंगे, शुक्र भी ठीक हैं। मंगल षडबल में बलवान होने के कारण ये पश्चिम दिशा है, हालांकि ये दक्षिण दिशा में ज्यादा बलवान होते हैं, पर मंगल के पास बल होगा क्योंकि वो गुरु से केंद्र में है और शुक्र से केंद्र में है। एक ही ग्रह जब दोनों तरफ से शुभ ग्रहों से केंद्र में हो जाए तो इसे अच्छी बात कहते हैं, और ऐसी स्थिति में ग्रह के पास अतिरिक्त बल मिल जाता है और जातक के जीवन के लिए वो संपूर्ण फलदायी हो जाता है। नवमांश कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर गुरु और बुध का केंद्र में आना, व्यक्ति कुर्सी पे बैठ करके धन कमाएगा और अपने दिमाग लगा करके धन कमाने वाला होता है। शारीरिक मेहनत थोड़ी जातक से कम होती है। ये इतनी कुंडली है। ठंड के कारण मेरी जबान लटक रही है, ऐसा होता ना जैसे लड़खड़ाना, ऐसे। और ये बात मैंने इतनी बताई। विवाह अगर किसी से करना हो तो मकर कुंभ लग्न की जातिकाएं और तुला लग्न की जातिकाएं अच्छी रहेंगी। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में वृषभ लग्न के जातक या जातिकाएं भी ठीक रहेंगी। ये आपकी इतनी कुंडली है। अब क्या बताऊं, इस कुंडली में अभी 2023 के फरवरी से लेकर के 25 के जुलाई तक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अगर हो सके तो एक लाजवर्त अभी ही धारण कर लीजिए। वैसे इस कुंडली के लिए नीली भी बनेगी, पर अभी लाजवर्त से काम चलाइए। संपूर्ण शनि की दशा तक लाजवर्त धारण करिए। अमोघ शिव कवच का पाठ करिए। आपकी कुंडली में लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं, इस वजह से विष्णु सहस्त्र का नाम भी चलेगा इस कुंडली के लिए, मकर लग्न की कुंडली के लिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आपकी कुंडली का चंद्रमा और धन भाव ठीक है, लग्न ठीक है, पराक्रम भाव ठीक है, चतुर्थ भाव थोड़ा कमजोर, इस वजह से माता के स्वास्थ्य का ध्यान, माता के साथ संबंध खराब ना हो इसका ध्यान, वो जो कहें उसे मानना चाहिए। पंचम भाव बहुत अच्छी स्थिति में, छठवां भाव बहुत बढ़िया, सातवां भाव कमजोर, अष्टम भाव ठीक ठाक, नवम भाव बहुत बढ़िया, दशम भाव ठीक बना है, एकादशवां थोड़ा कमजोर। इस वजह से शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि में थोड़ा धन कम लगाइएगा। वैसे आपकी कुंडली में कुछ हद तक सफलता के योग चंद्रमा और शुक्र के कारण कई जगह से धन कमाने के बनेंगे। व्यक्ति ऋण में नहीं रहेगा, ऋण मुक्त हो जाएगा, क्योंकि धन भाव के अधिपति कम से कम ठीक हैं। लाभ भाव के अधिपति अगर अच्छे होते तो आपको मैं कह सकता था कि आपको जितना लेना है उतना लीजिए, पर मंगल नीच के हैं, लेना देना कम करिएगा।
कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कार्यक्रम को विस्तार दीजिए, इसे बहुत ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि 50,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए, 1000 भी व्यूज़ नहीं आते हैं। आप लोग शायद कहेंगे कि पंडित जी ये क्या बोल रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।